दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर पंडित दो ठग। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब किसी गांव में एक पंडित आकर ठहरे। वे वहीं पर ही आकर बस गए। वह इतने बुद्धिमान थे कि पूरे गांव में ही बहुत जल्द वे प्रसिद्ध हो गए। वे अपने गुजर बसर के लिए उस गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में दो ठग धर्मा और कर्मा रहते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज करते थे, पर कई बार कोई ना कोई उनके चंगुल में फंस जाता था। एक बार पंडित को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वे घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपये मिले। उन्हें 100 रुपये की आवश्यकता थी तो 20 रुपये उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि पंडित मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वे मिठाई खाते थे तो भर पेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौलकर ले ली। अभी वह मुड़े ही थे कि सामने वही धर्मा कर्मा ठग आकर खड़े हो गए। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी बैठकर चल पड़े, रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए? पंडित ने प्रेम से पूछा। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, धर्मा ने कहा। रात भर खेतों से धान की बालें बीन बीन कर 2 महीने से 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा चलो तो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। पंडित खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो धर्मा कर्मा जुट गए। पंडित ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सकें। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उठाई गिरे। तो फिर भैया चैन की बात क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है। कर्मा बोला। तुम भी कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक लें। गप हाँकने में तो पंडित बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो शुरुआत धर्मा ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख लें, पंडित ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पें सुनाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि गप तो गप होती है, सच से उसका दूर दूर तक से कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपये हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है पंडित जी की गप को झूठ बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करो कर्मा। कर्मा ने कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे।
कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थीं। भाई, पंडित ने कहा, यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने तो यह भी सुना है कि कर्मा के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। धर्मा ने भी गप की पुष्टि की और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। उसकी पुष्टि भी हो गई थी। दोनों श्रोताओं में से किसी ने भी उसे झूठा नहीं कहा था। अब धर्मा की बारी थी। अब तुम बोलो धर्मा भाई, पंडित ने कहा। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाकूंगा, धर्मा ने कहा। बात तब की है जब सूत काता जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियां आई तो कर्मा के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। बिल्कुल ठीक, पंडित ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बंधती थीं। हाँ, कर्मा ने पुष्टि की। बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से जान बची सबकी। धर्मा की भी गप पुष्टि के साथ समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही करूंगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है? क्यों नहीं सुना? हमारे बुजुर्ग बताते थे। दोनों ने हामी भरी। पर यह नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। कर्मा के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। धर्मा के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ हाँ, यह भी हमने सुना है, दोनों ने फिर पुष्टि की। तो भैया, फिर तो यह भी सुना होगा कि जब भीषण अकाल पड़ा था तो खाने के लाले पड़ गए थे। तब मेरे दादा कलकत्ते के नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? पंडित ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। दोनों ठगों ने उनकी बात की पुष्टि की। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है हमें। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन थे वे दिन। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल कटी और नवाब के धान वापस कर दिए। पर तुम्हारे दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपने फसल में से वह कर्जा चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में किसी माई के लाल का कलेजा ना हुआ कि वह कर्जा चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो। शायद तुम दोनों के दिन सुधर जाएं। पंडित ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। पंडित ने उनके 3 पीढ़ियों पर आरोप लगा दिया था। यह सब झूठ है, दोनों ने प्रतिवाद किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों आक्रोश में आ गए। झूठ, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100-100 रुपए देने थे ना। लाओ। दोनों का मुंह उतर गया।
क्यों उन्होंने टैश में आकर उस गप को झूठी बताया। बेचारों को अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुश थे कि आज पंडित की मिठाई खाई है। पंडित ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। पंडित वहीं उतर गए। धर्मा और कर्मा लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।